तो चलिए आज एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में चलते हैं जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक दक्षिण एशिया पर न सिर्फ राज किया बल्कि उसकी पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। 15 करोड़ 84 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की आबादी है जिन पर मुगल साम्राज्य साल 1700 में मतलब अपने चरम पर हुकूमत करता था। सोचिए, उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का कितना बड़ा हिस्सा था ये। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला राजवंश दुनिया की 1/4 इकोनॉमी पर राज करने लगा? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो एक नया बारूदी साम्राज्य। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। मुगलों की कहानी की शुरुआत होती है इसके संस्थापक बाबर से, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसने जंग के मैदान का पूरा नक्शा ही पलट दिया। हम बात कर रहे हैं एक गन पाउडर एम्पायर यानी बारूदी साम्राज्य की। ये बारूदी साम्राज्य आखिर था क्या? ये एक ऐसा राज था जिसे बनाने और टिकाए रखने के लिए आधुनिक बंदूकें और तोपें इस्तेमाल की गईं। और हाँ, मुगल अकेले नहीं थे। वो ऑटोमन और साफविड साम्राज्यों के साथ उस दौर के 3 सबसे बड़े और ताकतवर गन पाउडर एम्पायर्स में से एक थे। इनकी असली ताकत तलवारें नहीं बल्कि बंदूकें और तोपें थीं, जिसने इन्हें अपने दुश्मनों पर जबरदस्त बढ़त दी। लेकिन साम्राज्य की नींव रखना इतना आसान भी नहीं था। शुरुआती कुछ दशक तो भारी उथल-पुथल वाले थे। सोचिए, 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग जीती। फिर 1530 में उसके बेटे हुमायूं को एक बेहद अस्थिर साम्राज्य मिला। हालात इतने बिगड़े कि 1540 तक हुमायूं सब हार गया और उसे 15 साल के लिए फारस भागना पड़ा। वो तो 1555 में जाकर कहीं वो वापस लौटा और मुगल राज बहाल कर सका। मतलब शुरुआत तो काफी डांवाडोल थी। और पानीपत में ही सारा खेल बदल गया। देखिए, बात तादाद की थी ही नहीं, बात थी टेक्नोलॉजी की। बाबर की सेना सामने वाली सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा इक्का था जो दिल्ली के सुल्तान के पास नहीं था। ऑटोमन से लाई गईं तोपें और बंदूकें। बस इन्हीं तोपों की गरज ने पानीपत की लड़ाई का नतीजा तय कर दिया। ठीक है, तो अब एक साम्राज्य का निर्माण। देखिए, जंग जीत लेना एक बात है और एक बहुत बड़े साम्राज्य को चलाना, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी बात। इसके लिए तलवार से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि मुगलों ने अपनी जीतों को एक मजबूत, टिकाऊ हुकूमत में कैसे बदला? और इसका जवाब हमें इन 2 शख्सियतों में मिलता है। एक तरफ हैं बाबर, एक विजेता, एक सेंट्रल एशियाई शासक जिसने अपनी फौजी काबिलियत और तोपों के दम पर हिंदुस्तान में कदम जमाए, और दूसरी तरफ है उसका पोता अकबर। अकबर को हम इस साम्राज्य का असल आर्किटेक्ट या निर्माता कह सकते हैं। उसी ने केंद्रीकृत प्रशासन, टैक्स सुधार और सांस्कृतिक एकता के जरिए इस साम्राज्य को मजबूती दी। अकबर की काबिलियत देखिए, उसने एक नया और वफादार रूलिंग क्लास बनाया, एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया, जब्त नाम का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया जिसमें टैक्स कैश में देना होता था। इससे क्या हुआ? करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया गया, बाजारों को बढ़ावा मिला, यूरोपियन कंपनियों के साथ ट्रेड भी बढ़ा, और शायद सबसे जरूरी, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई ताकि अलग अलग तरह के लोगों को साथ लेके चला जा सके। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसी पर इस साम्राज्य ने अपनी सबसे शानदार और सबसे ऊंची उड़ान भरी। और अब हम आ गए हैं वैभव के स्वर्ण युग में। ये दौर था शाहजहां का। दौलत, ताकत और कला का एक ऐसा सुनहरा दौर जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। इस बात की ताकत का अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। लगभग 1750 के आसपास पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट का 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले मुगल भारत में बन रहा था। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। और जब इतनी बेहिसाब दौलत हो तो जाहिर है कला और आर्किटेक्चर को भी तो पंख लगेंगे। तभी तो शाहजहां के दौर को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जरा सोचिए, ताजमहल की वो बेमिसाल खूबसूरती, आगरा और लाल किले की वो शान, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, शालामार बाग, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये उस सुनहरे दौर की जीती जागती निशानियां हैं जो आज भी उस दौर की भव्यता और क्रिएटिविटी की कहानी कहती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है, हर बुलंदी के बाद ढलान आती ही है।
और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से इस महान साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। ये दौर था औरंगजेब का। औरंगजेब के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यही है। एक तरफ उसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक फैलाया, मतलब मुगल साम्राज्य का नक्शा कभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ यही फैलाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। खासकर दक्कन में दशकों तक चली लंबी और महंगी लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। इसे ही इंपीरियल ओवरस्ट्रेच या शाही अतिविस्तार कहते हैं। और 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो मानो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। गद्दी के लिए खूनी जंगें शुरू हो गईं। 1719 तो एक ऐसा साल था जिसमें 4 अलग-अलग बादशाह गद्दी पर बैठे। फिर 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसे लूट लिया और आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आखिरी बादशाह को देश से निकाल दिया। मतलब एक सदी में पूरा साम्राज्य बिखर गया। तो आखिर हुआ क्या था? असल में पतन की कोई एक वजह नहीं थी। ये कई चीजों का एक जहरीला कॉकटेल था। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए। दूसरा, खजाना खाली हो चुका था, जिससे फौज और अधिकारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। तीसरा, मराठों जैसी नई ताकतों से कभी न खत्म होने वाली जंगें। और चौथा, साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि दूर के सूबेदारों ने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसी विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी छाप आज भी हर तरफ है। उनके बनाए शानदार किले और मकबरे आज भी इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। मुगलई खाने के वो लजीज जायके, हिंदुस्तानी जबान जो फारसी और यहाँ की भाषाओं के मेल से बनी, पेंटिंग्स और आर्ट का वो खूबसूरत अंदाज, यहाँ तक कि उनका बनाया हुआ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा भी बाद की हुकूमतों के काम आया। बादशाह तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत पत्थरों पर लिखी है, हमारी जबान में घुली है। तो सवाल ये है कि उनकी दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो आज भी हमारी दुनिया का एक अटूट हिस्सा है? जरा सोचिएगा।